आप सभी को मेरा नमस्कार। अलख मूवमेंट फॉर लाइफ के आज के इस लाइव सेशन में मैं बात करने जा रहा हूं अलोननेस या अकेलेपन की समस्या पर। इंसान ने हजारों सालों की यात्रा और सैकड़ों सालों के संघर्ष, सोच विचार और चिंतन मनन के बाद समाज की नींव रखी थी। और समाज शायद इसीलिए बनाया गया था ताकि कोई भी इंसान खुद को अकेला महसूस ना करे। लेकिन जैसे जैसे आदमी ने आधुनिकता की यात्रा की, तरक्कियों के सोपान गढ़े, सीढ़ियां चढ़ी, स्थिति बड़ी विचित्र होती चली गई है। आज समाज की एक मजबूत संरचना है, सभ्यता है, संस्कृति है और सुख सुविधाओं और तकनीक के तमाम संसाधन हमारे पास है। लेकिन इसके बाद भी भारत सहित पूरी दुनिया में अकेलेपन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। आदमी भीड़ के बीच में, लोगों के बीच में रोज रोज अकेला होता चला जा रहा है। पिछले कुछ सालों में इस मामले को लेकर जो शोध हुए हैं, जो अध्ययन हुए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के समाजशास्त्रियों को, मनोविश्लेषकों को और इस क्षेत्र के जानकारों को गहरी चिंता में डाला है कि इतने तमाम संसाधन, तमाम सुख सुविधाएं होने के बावजूद इंसान अंदर से खाली होता चला जा रहा है। अंदर से एक गहरा सूनापन उसको घेर रहा है और हर इंसान अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। सुनने में आप में से बहुत सारे लोगों को यह विषय अजीब लग सकता है, लेकिन अगर इसके आंकड़ों पर और इसके बढ़ते दायरे पर आप नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि यह कितनी गंभीर समस्या है। और अगर मैं ये कहूं कि अकेलापन आज पूरी दुनिया में, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक महामारी का रूप लेता चला जा रहा है, तो ये बात अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आंकड़े इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ सालों में जापान और ब्रिटेन जैसे देशों को अपने देश में अकेलेपन से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए मंत्रालय बनाने पड़े। जापान ने एक ऐसे मंत्रालय की स्थापना की जो उनके देश में अकेलेपन से जूझ रहे लोगों की मदद करता है। 2018 के अंदर ब्रिटेन को भी एक ऐसा मंत्रालय बनाना पड़ा जो अकेलेपन से जूझ रहे लोगों की मदद करे। इससे हम समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर हो रही है। तमाम विकसित देश, तमाम आधुनिक देश, जिनको हम बहुत विकसित सभ्यताएं कहते हैं, आज उन यूरोपीय देशों समेत एशिया और भारत तक अकेलापन तेजी से बढ़ रहा है। ब्रिटेन और जापान जैसे देशों की ये स्थिति है, लेकिन इससे आप खुशमत हो जाना कि भारत में इस तरह की कोई चीज नहीं हो रही है। भारत में इस तरह की कोई चीज इसलिए नहीं हो रही है कि भारत में अभी तक इस तरह के कोई आंकड़े ही उपलब्ध नहीं है। यूरोपीय देशों ने आज अकेलेपन की समस्या को पहचाना है और स्वभावतः जिसने समस्या को पहचाना है वो आज नहीं कल समाधान भी ढूंढेगा। लेकिन हमारे देश में तो अभी तक इसको समस्या ही नहीं माना जा रहा है। अगर हम किसी से बात करें तो पहली चीज तो वो ये स्वीकार करने को ही तैयार नहीं होगा, मानने को ही तैयार नहीं होगा कि वो अकेलेपन की समस्या का शिकार है। और समझो कि वो मान भी ले तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई दिशा नहीं है कि वो करे क्या। अगर वो है भी अकेला तो वो करे क्या। भारत में भी इस तरह के कई अध्ययन हो रहे हैं और उनमें बड़े चौंकाने वाले नतीजे निकलकर सामने आए हैं। करीब 60% से ज्यादा लोग, जिनमें हर वर्ग का व्यक्ति शामिल है,
युवा भी शामिल है, टीनेजर भी शामिल है, बुजुर्ग भी शामिल हैं, शादीशुदा लोग भी शामिल हैं, सिंगल लोग भी शामिल हैं। आमतौर पर हम ऐसा मानकर चलते हैं कि जो व्यक्ति अकेला रह रहा है वही अकेलेपन का शिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार कई मौकों पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति भरे पूरे परिवार में रह रहा है, अपने परिवार के साथ रह रहा है, वो भी कहीं किसी ना किसी तल पर अकेलेपन का शिकार है। 62% से ज्यादा युवाओं ने और दूसरे लोगों ने इस बात को माना है कि जब वो अकेलेपन के शिकार हुए या अकेलेपन के दौर से गुजरे या अभी जो लोग गुजर रहे हैं, तो उनमें बहुत सारी हीन भावनाएं, बहुत सारी कुंठाएं और कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। इसके साथ साथ उनके सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत हर तरह के जीवन पर इसका असर पड़ता है और इसके अलावा उनके स्वास्थ्य पर, जो भी व्यक्ति अकेलेपन की समस्या से जूझ रहा है, उसके स्वास्थ्य पर भी बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। जैसा मैंने कहा कि हमारे यहां भी बहुत स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं है, क्योंकि लोग मानने को ही तैयार नहीं होते। हम समस्या को ही स्वीकार नहीं करते और ऐसा समझ लेते हैं कि समस्या को न मानने से समस्या हल हो जाएगी, लेकिन होता उल्टा है। समस्या को न मानने से समस्या और गंभीर हो जाती है। छोटे से घाव को छुपा लेने से वो कल नासूर बन जाता है। और इसलिए आज इस लाइव सेशन में मैंने इस विषय को चर्चा के लिए चुना है कि हमारे देश में भी लोग अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं। समाज में जो अलगाव और जो दूरियां बढ़ रही हैं, उसका कहीं ना कहीं ये कारण है। और आत्महत्या के जो आंकड़े जिस तेजी से हमारे देश में बढ़ रहे हैं, वो भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आदमी कहीं ना कहीं अकेला हो रहा है, अकेलेपन का शिकार हो रहा है, अकेलेपन को महसूस कर रहा है और उसका नतीजा व्यक्ति के जीवन पर, पारिवारिक जीवन पर और सामाजिक जीवन पर, हर क्षेत्र में पड़ता है। अकेलेपन की जो ये समस्या है, खासतौर से कोविड महामारी के बाद, 2019 के बाद और ज्यादा गंभीर हुई। और जैसा कि मैं शुरुआत से कहा हूं इस सत्र में कि सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में ये बढ़ रही है और WHO जैसी विश्वव्यापी संस्था ने भी इसको लेकर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि WHO का मानना है कि कम से कम 25% से ज्यादा लोग इस समय पूरी दुनिया में अकेलेपन का शिकार है। और ये आंकड़ा भी बहुत छोटा है, क्योंकि सही आंकड़े कभी भी आ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग या तो समझते ही नहीं समस्या को, या समझते भी है तो उसको छुपा लेते हैं। इस वजह से ठीक आंकड़े नहीं आ पा रहे। मेरा यह अनुमान है कि यह आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। लेकिन यह आदमी अचानक अकेला हो कैसे गए? क्यों हम अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं? क्यों हमारे अंदर ये एकाकी की भावना घर कर रही है और किस तरह से ये हमारे जीवन को अंदर से खोखला कर रही है? आज इन सब विषयों पर मैं आपके साथ बात करने के लिए यहां हूं। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सोच समझकर शुरुआती समय में इंसान ने समाज की नींव रखी होगी और यही सोचकर रखी होगी कि कोई भी व्यक्ति अकेला महसूस ना करे, कोई भी व्यक्ति खुद को अलग थलग महसूस ना करे। और स्वभाव से भी इंसान एक सामाजिक प्राणी है। आदमी अकेला नहीं रह सकता है, उसे संग साथ चाहिए, उसे मित्र भी चाहिए, उसे रिश्तेदार भी चाहिए, उसे समाज भी चाहिए, उसे तमाम चीजें चाहिए जिनसे वो अपना सुख दुख बांट सके, अपनी बातें कर सके, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। लेकिन जिस तेजी से सभ्यता ने तरक्की की, हम बहुत आगे गए हैं, आज लोग बहुत पढ़े लिखे हुए हैं और जीवन के हर क्षेत्र में हमने बहुत तरक्की की है। लेकिन उस तरक्की की यात्रा में हमने बहुत गहरा नुकसान जीवन के मूल्यों को पहुंचाया है। जीवन के जो मूलभूत नियम थे उनको हमने नुकसान पहुंचाया है। कोई भी प्रतिस्पर्धा, कोई भी आगे बढ़ने की दौड़ व्यक्ति के मैं पर केंद्रित होती है और मैं का मतलब है अहंकार, ईगो, घमंड। और जब व्यक्ति हर प्रकार से स्वार्थी हो जाता है, सिर्फ मैं, मेरा, मुझसे, जब इस पर आपकी पूरी सोच सीमित हो जाती है तो व्यक्ति स्वार्थ की भित्ति पर खड़ा हो जाता है। और स्वार्थ जब उसके जीवन में प्रवेश करता है तो जीवन के जो सकारात्मक आयाम होते हैं या उसके जो अच्छे गुण होते हैं वो धीरे धीरे दरकिनार होने लगते हैं
और आज की दुनिया में हर व्यक्ति यही दलील देता है कि साहब हम क्या करें, पूरी दुनिया ही ऐसी है, अगर हम ऐसा नहीं होंगे तो दूसरे लोग हमें जीने नहीं देंगे। तो तरक्की करनी है तो हमें स्वार्थी होना पड़ेगा, तरक्की करनी है तो हमें बेईमान होना पड़ेगा, तरक्की करनी है तो हमें वो सारे काम करने पड़ेंगे जो दूसरे लोग कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, आप ये भूल जा रहे हो कि ये करने के वजह से आप अपने जीवन को कितना गहरा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज जिस अकेलेपन की हम चर्चा कर रहे हैं, वो अकेलेपन की जो जड़ है, जो मूल है, वो व्यक्ति की स्वार्थ की भावना है। जो हम सब पूरी तरह से स्वार्थी हो गए हैं। आज पूरे समाज में हम उस कटाव को देख सकते हैं। अगर आपसे किसी का लेना देना है तो ही आपको नमस्कार चमत्कार करेगा, कोई काम है तो ही आपसे बोलेगा, आपको देखकर मुस्कुराएगा। लेकिन अगर उसको आपसे कोई काम नहीं है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, तो वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं और ऐसे निकल जाएगा जैसे कि आपको पहचानता ही ना हो। और ये बहुत सारे लोगों के जीवन का ढंग बन गया, जीने का ढंग बन गया। स्वभावतः जब मैं स्वार्थ की बुनियाद पर जीने लगूंगा तो बाकी लोगों के प्रति मेरा व्यवहार बदल जाएगा और उसी अनुपात में बाकी लोगों का व्यवहार भी मेरे प्रति बदल जाएगा। क्योंकि दुनिया और समाज लेन देन के सिद्धांत पर चलते हैं, गिव एंड टेक के सिद्धांत पर चलते हैं। अगर आपको समाज से कुछ चाहिए तो आपको समाज को कुछ देना भी होगा। लेकिन ये बड़ी मजेदार विडंबना बन गई है कि आज की दुनिया में किसी भी समाज, किसी भी संस्कृति में, अकेले भारत की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी समाज, किसी भी संस्कृति में आदमी लेना तो सब कुछ चाहता है। हम प्रकृति से भी लेना चाहते हैं, हम समाज से भी लेना चाहते हैं, हम देश से भी लेना चाहते हैं। लेकिन जब देने की बात आती है, देना कोई नहीं चाहता। लेने को आप अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन देने को अपना अधिकार नहीं समझते। तो ये जो स्वार्थ की भावना है, इस स्वार्थ की भावना ने अंतिम परिणाम ये लाया कि व्यक्ति अकेलेपन का शिकार होने लगा। क्योंकि जब आप स्वार्थ की भावना पर आधारित होकर सबसे कट जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर आप अकेले हो जाएंगे। उसी में जुड़ी हुई है अहंकार की भावना। जैसा मैंने कहा कि मैं का भाव, मैं हर चीज कर लूं, मैं दुनिया में सबसे आगे निकल जाऊं, मैं सबसे ज्यादा पैसा कमा लूं, मैं सबसे ज्यादा सफल हो जाऊं। और जब व्यक्ति ये बकरी की तरह मैं करना शुरू करता है तो उसके बाकी जीवन मूल्य पीछे छूट जाते हैं। वो अहंकार भी कहीं ना कहीं, वो ईगो भी कहीं ना कहीं इस अकेलेपन में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज अगर समाज स्वार्थी हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी, आपकी, एक एक व्यक्ति की है। क्योंकि समाज को यह स्वार्थ का संदेश हमने ही दिया है। हमारे व्यवहार से ही आज समाज स्वार्थी हुआ। और आज स्थितियां इतनी बिगड़ने लगी हैं कि तमाम सुख संसाधनों के बावजूद भी आपके पास सब कुछ है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आमतौर पे जब मैं अकेलेपन की बात कर रहा हूं तो आप ऐसा सोचेंगे कोई व्यक्ति गरीब होगा, किसी के पास संसाधन नहीं होंगे तो वो अकेलेपन का शिकार होता होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। स्थिति बल्कि उल्टी है। गरीब आदमी कम अकेलेपन का शिकार है। उसके स्थान पर आज की तारीख में अमीर लोग, मिडिल क्लास लोग, ऐसे लोग जिनके पास सारे संसाधन हैं, पैसा है, सुख सुविधाएं हैं, नौकरियां हैं, जो उन्होंने चाहा था वो सब उनके पास है, लेकिन उसके बाद अब वो अकेलेपन के शिकार। और बड़ी विचित्र स्थिति समाज की ये है कि हर व्यक्ति अकेलेपन का शिकार है और वो चाहता है कि उसको मदद मिले, कोई उसका हाथ पकड़ ले, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करना चाहता, वो किसी का हाथ नहीं पकड़ना चाहता। तो जो स्वार्थ का पाठ हमने पढ़ा, वही स्वार्थ का पाठ हम अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। और उस आधार पे अब ये जो दुनिया चल रही है, अब ये जो समाज चल रहा है, ये बड़े स्वार्थ और अहंकार की राह पे चल पड़ा है। और यही स्वार्थ और अहंकार आज व्यक्ति के अकेलेपन का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। फिर इस तरह के लोग भी अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं जो कि आपकी इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा में भागीदार नहीं हो पाते, जिनके पास अभी भी जीवन के कुछ मूल्य हैं। तो आपकी जो पैरामीटर्स हैं, आपके जो पैमाने हैं दुनिया में सफलता के, उनको जब वो पूरा नहीं कर पाते तो वो आपके मूल समाज से अलग हो जाते हैं और खुद को अकेलेपन का शिकार बना लेते हैं या अकेलापन महसूस करते हैं। स्त्री, पुरुष, बच्चे, युवक, युवतियां, वृद्ध, सब अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं और ये आंकड़ा रोज रोज बढ़ता चला जा रहा है। निश्चित तौर पर किसी भी समाज के लिए, किसी भी सभ्यता के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती, शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस पर चर्चा करने की जरूरत है, इस पर बात करने की जरूरत है। क्योंकि जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि आत्महत्या के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसकी अंतिम परिणति यही होगी। जब व्यक्ति अकेला हो जाता है तो खुद को समाज से काट लेता है। जैसे ही वो अकेलेपन का शिकार होता है, समाज से खुद को काटना शुरू कर देता है।
इसके अलावा परिवार से खुद को काटना शुरू कर देता है। ऐसा व्यक्ति इस तरह की स्थिति में फंस जाता है जीवन में कि जिसको हम भटकाव कहते हैं, कि वो जीवन के उद्देश्य से तो भटक ही गया है, अब उसका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, और वो कुल मिलाकर कुछ भी करना नहीं चाहता। और निश्चित तौर पर जब कोई व्यक्ति अपने आप को इस तरह से बंद कर लेता है तो उससे समाज को नुकसान होता है, परिवार को नुकसान होता है, और उस व्यक्ति को भी गंभीर नुकसान होता है। ऐसी स्थिति समाज के अंदर बन रही है। और जब व्यक्ति पूरी तरह से अकेला हो जाता है, सारी चीजों से खुद को काट लेता है, तो कहीं ना कहीं उसकी सेहत पर भी, जैसा मैंने कहा, कि बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। एक तो गंभीर कुंठा उसके मन में घर कर जाती है कि मैं इस दुनिया के लायक नहीं हूं, या कोई मुझे पसंद नहीं करता। इस तरह की तमाम हीन भावनाएं उसके अंदर घुस जाती, और इन सब हीन भावनाओं का और लगातार चुप बने रहने का असर यह होता है कि उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगता है। ऐसा व्यक्ति फिर जो है या तो आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाता है, या नहीं भी उठाता है तो कुछ ही समय के अंदर गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो ये स्थिति निश्चित तौर पर नुकसानदायक है उस व्यक्ति के लिए भी, और उस व्यक्ति के माध्यम से समाज के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि इस तरह अगर कोई अकेलेपन में फंस जाए और बाहर ना निकल पाए तो उसकी प्रतिभा का जो दोहन हो सकता है, उसका जो योगदान समाज को मिल सकता है, वो नहीं मिल पाता, और वो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए नुकसानदायक हो जाता है। और इस मामले में पुरुषों से ज्यादा गंभीर स्थिति महिलाओं की है। लेकिन जब हमारे देश में अभी पुरुषों के अकेलेपन पर ही चर्चा नहीं होती, तो महिलाओं की बात तो और भी दूर की हो जाती है। उनके बारे में तो हम इतना भी सोचना जरूरी नहीं समझते। लेकिन दोनों स्तरों पर जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अकेलेपन का शिकार है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी समाज की बनती है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी परिवार की बनती है, हम सबकी बनती है। हम सब कहीं ना कहीं उत्तरदायी हैं उस व्यक्ति को इस अकेलेपन में धकेल देने के लिए। मैंने कुछ व्यक्तिगत कारण भी गिनाए हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सामाजिक कारण भी हैं। और जिस तरह की सोच पिछले 10-20 सालों में समाज में हमने डेवलप कर ली है, जिस तरह की सोच हमने बना ली है, उसका अंतिम परिणाम, अंतिम परिणति यही होने वाली है कि एक एक व्यक्ति अपने में सिमट के रह जाए, अपने स्वार्थ में सिमट के रह जाए, या समाज उसको अलग थलग कर दे, या परिवार उसको अलग थलग कर दे, और वो इस तरह से अकेलेपन का शिकार हो जाए। निश्चित तौर पर इसका हल भी ढूंढना होगा, इसका समाधान भी ढूंढना होगा। मैंने आंकड़ों की भी बात की है, मैंने उन परिस्थितियों की भी बात की है इस सेशन में कि जिसके कारण कोई व्यक्ति अकेलेपन का शिकार हो रहा है, और क्या क्या इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, उनकी भी बात मैं यहां पर कर रहा हूं। अब बात आती है ये कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह के अकेलेपन का शिकार हो गया है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को खुद को भी पता नहीं होता कि वो अकेलेपन का शिकार हो रहा है। जब गंभीर स्थिति में वो पहुंच जाता है, जब बिल्कुल पूरी तरह सबसे कट जाता है, तब उसको ये बात समझ में आती है कि वो अकेलेपन का शिकार हो गया। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर शुरुआत भी है उसकी, तो उसको वहीं रोकना चाहिए। अगर आपको हल्की सी भी उदासी पकड़ती है, हल्की सी भी नीरसता पकड़ती है, या हल्की सी भी इस तरह की बेचैनी पकड़ती है कि मैं अलग थलग हो रहा हूं, मैं अकेला हो रहा हूं, तो उस समय भी आपको सजग हो जाने की, सावधान हो जाने की जरूरत है। तो क्या करें हम कि जिससे हम अकेलेपन से बच सकें, या हम लोगों को बचा सकें अकेलेपन का शिकार होने से। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये तो विश्वव्यापी समस्या है, खाली किसी एक देश, किसी एक समाज, किसी एक जाति, किसी एक धर्म की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। लोग अकेले अंदर घुट रहे हैं, लेकिन ना तो वो किसी से कह सकते हैं, ना वो किसी से बात कर सकते हैं, ना कुछ चर्चा कर सकते हैं, और ना उनको कोई समाधान दिखाई देता है। तो ऐसे सारे मित्रों को, और जिनको भी थोड़ा सा भी लगता हो कि वे अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं या अलग थलग पड़ गए हैं, उन सभी लोगों को यहाँ मैं 3-4 चीजें कहना चाहूंगा। इनको आप अपने जीवन में शामिल करें, इनको आप अपने जीवन में अपनाएं। निश्चित तौर पर आपको अकेलेपन की समस्या से छुटकारा मिलेगा, और आपके अंदर एक मजबूत व्यक्तित्व का जन्म होगा जो आपको हर तरह की हीन भावनाओं से बचाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि जैसा मैंने अभी इस समस्या के लक्षण और कारण गिनाते हुए कहा कि ये जो स्वार्थ की वृत्ति है, ये बहुत घातक है। इसको छोड़ना होगा, समाज को भी छोड़ना होगा, व्यक्ति को भी छोड़ना होगा। अगर सिर्फ मैं तक हम सीमित रह जाएंगे तो उसकी अंतिम परिणति, उसका अंतिम परिणाम यही होगा कि एक दिन पूरा समाज अकेलेपन से विक्षिप्त हो जाएगा। हमें इस मैं की प्रवृत्ति से, इस विक्षिप्तता से समाज को भी और व्यक्ति को, दोनों को बचाना होगा। तो पहले कुछ उपाय वो जिनको हम तुरंत शुरू कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला काम यह है कि थोड़ा सा जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, या मैं अलग थलग होता जा रहा हूं, अकेला होता जा रहा हूं, तो पहला काम तो ये करें कि परिवार से, समाज से जुड़े, खुद से जुड़े।
समाज की गतिविधियों में भाग लें, किसी सामाजिक सेवा में जुड़ें, किसी धार्मिक सेवा में जुड़ें, परिवार के साथ थोड़ा सा समय दें, चर्चा करें परिवार के सदस्यों से, क्योंकि सभी व्यस्त हैं, सभी भाग दौड़ में हैं। आपकी चर्चा करने से उनको भी एक अवसर मिलेगा अपनी बातें कहने का, और आपको भी एक अवसर मिलेगा उनके साथ कम्युनिकेट करने का, संवाद करने का, बातचीत करने का। तो परिवार में भले रोज नहीं हो सकता है तो 2-4 दिन में एक बार, हफ्ते में 1-2 बार ऐसा समय निकालें, थोड़ा सा परिवार में संवाद करें, और अगर बता सकते हैं तो खुलकर अपनी समस्या बताएं, उससे आपकी समस्या का निदान होगा। दूसरी चीज ये, जैसा कि मैंने कहा कि सामाजिक गतिविधियों से जुड़ें, धार्मिक गतिविधियों से जुड़ें, कुछ ऐसे काम जो आपको कम्युनिटी से जोड़ते हो। कोई समाज सेवा से जुड़ा हुआ काम है, किसी धार्मिक सेवा से जुड़ा हुआ काम है, उसमें आप जुड़िए, तो उससे आपको अपने अकेलेपन को भुलाने में मदद मिलेगी, प्लस आप समाज के नजदीक आएंगे, समाज के और दूसरे लोगों से आपका मिलजोल बढ़ेगा, उनसे संपर्क आपका होगा, तो अकेलेपन की जो ये अंदर आपको एक समस्या पैदा हो रही है, ये नहीं होगी, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज है, दूसरा उपाय ये है कि किताबों को अपना दोस्त बनाएं, पढ़ाई को अपना साथी बनाएं। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी चीजें पढ़ते हैं, विश्व प्रसिद्ध लोगों की जीवनियां पढ़ते हैं, लोगों के जीवन का संघर्ष पढ़ते हैं, प्रेरक प्रसंग पढ़ते हैं, तो ये चीजें भी आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बूस्ट करने का काम करती हैं, उसको बढ़ाने का काम करती हैं। और कहा भी गया कि किताबों से अच्छा साथी कोई भी नहीं है इस दुनिया में, किताबों से अच्छा दोस्त कोई भी नहीं है। तो अगर आप रोज 1 या 2 पन्ने पढ़ने की भी आदत डालें किसी किताब के, तो ये आदत आपके लिए अकेलेपन से दूर करने में बहुत फायदेमंद हो जाएगी, क्योंकि उससे आपको अच्छी चीजें भी सीखने को मिलेगी, आप व्यस्त भी रहेंगे, तो आपके मन में नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, ये अकेलेपन का भाव नहीं उठेगा। तो पढ़ने की अगर आप आदत डालें, अच्छी किताबें पढ़ें, सकारात्मक चीजें पढ़ें, लोगों के संघर्ष पढ़ें, जीवनियां पढ़ें, ऐसी चीजें पढ़ें जो आपको जीवन में मोटिवेट करती हों, जीवन में आगे बढ़ाने में आपको प्रेरित करती हैं। और अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको लिखाई पढ़ाई पसंद नहीं होती है, किताबें पढ़ना पसंद नहीं होती हैं, तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लोग किसी हॉबी से जुड़े, किसी ऐसी चीज से जुड़े जो उनकी मनपसंद की हो, जो वो करना चाहते हो, जिसके लिए उन्हें समय ना मिलता हो, या जिसके लिए उनके मन में बहुत समय से आकांक्षा हो कि वो करना चाहते हैं, तो किसी ना किसी शौक या हॉबी को अपने साथ जोड़ लें। जो काम आपको पसंद हो, जो काम आपको अच्छा लगता हो, कोई खेल है, कोई कूद, कुछ भी, संगीत है, जो भी आपको अच्छा लगता हो, कोई एक हॉबी, कोई एक शौक अपने जीवन में जोड़ लें और उस पे कॉन्सेंट्रेट करें, उस पर ध्यान देने की कोशिश करें। तो जब आप अपने शौक को अपना समय देंगे तो आपके पास नकारात्मक चीज़ों को सोचने का समय नहीं रहेगा और अकेलेपन का भी सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि उस चीज़ से आप जुड़ जाएंगे, उस चीज़ से आप इंगेज हो जाएंगे, तो वो चीज़ आपके जीवन को एक नया आयाम भी देगी, एक नई दिशा भी देगी और आपको अकेलेपन से भी बचाएगी। और तीसरी चीज ये है कि जैसे किताबें पढ़ें, कोई अपनी हॉबी, अपना शौक है, कोई इस तरह की चीजें करें जिससे कि आप खुद को अकेला महसूस ना करें। और तीसरी चीज ये है कि प्रकृति से, आध्यात्म से जुड़े। जैसा कि मैं कहता हूं कि प्रकृति और ईश्वर या आध्यात्म एक ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति के मन को शांत करने का काम करता है। और जब आप उस तरह उनके संपर्क में जाते हैं, उनके नजदीक जाते हैं, तो ये सिर्फ एक शारीरिक अवस्था नहीं होती, एक शारीरिक क्रिया नहीं होती, बल्कि तरंगों का आदान प्रदान होता है, ऊर्जा का कहना चाहिए आदान प्रदान होता है। तो सकारात्मक ऊर्जा, इसीलिए हम मंदिर जाते हैं, इसीलिए हम नमाज पढ़ते हैं, इसीलिए हम प्रेयर करते हैं कि उन स्थानों पर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है। ठीक वही ऊर्जा प्राकृतिक चीजों के आसपास होती है, पहाड़ों के आसपास, झरनों के आसपास, नदियों के आसपास, पेड़ों के आसपास। तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जब आप उसके पास जाते हो तो निश्चित तौर पर वो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है और उसका लाभ आपको होता ये है कि आपके जो नेगेटिव विचार है, जो नकारात्मक विचार है, जो अकेलेपन की भावनाएं आ रही हैं या जो कुंठा से जुड़े हुए विचार आ रहे हैं, मन को कुंठित करने वाले विचार आ रहे हैं, इनको कंट्रोल करने में, इनको खत्म करने में आपको बहुत मदद मिलती है। तो एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है इससे जुड़ जाएं, आध्यात्म या प्रकृति से जुड़ जाएं। अगर ईश्वर को मानते हैं, आध्यात्म से जुड़ जाएं। ईश्वर को नहीं मानते हैं, नास्तिक हैं, आप प्रकृति से जुड़ जाएं। किसी भी नाम से, किसी भी ढंग से आप जुड़ जाएं, आपको उस चीज का लाभ मिलेगा, उस चीज का फायदा मिलेगा। और इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है कि जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपका परिवार के साथ बैठने में मन नहीं लग रहा है, किसी एक्टिविटी में मन नहीं लग रहा है, समाज में भी आप जाते हैं तो अलग जाने का मन करता है, दूर जाने का मन करता है, तो ये इसके शुरुआती लक्षण है। इसी समय सावधान हो जाए, इसी समय सतर्क हो जाए और बजाय ऐसे नकारात्मक विचारों का साथ देने के इन सकारात्मक विचारों से उन नकारात्मक विचारों को खत्म करें और खुद को जितना ज्यादा हो सके समाज से, परिवार से, अपनी एक्टिविटी से, अपने मित्रों से जुड़ें, ताकि अकेलेपन की वो भावना आपके मन में घर न कर पाए,
और आपको जो है नुकसान ना पहुंचा पाए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि शुरुआती मौके पे ही सचेत हो जाना बहुत जरूरी। आप सतर्क रहें, अपने विचारों के प्रति बहुत सतर्क रहें, बहुत सावधान रहें और उन पर हमेशा नजर रखें कि मेरे मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, किस तरह के विचार मेरे मन में आ रहे हैं, इसको ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। तो कुछ हल्की फुल्की आदतें हैं, कुछ हल्की फुल्की चीजें हैं जिनको आप अपनाएं तो अकेलेपन की इस समस्या से हम पार पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं, उसको नियंत्रण में रख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक बात इस सेशन में और जोड़ना चाहूंगा कि आदमी जो है वो असल में एक साइकोसोमेटिक मामला है और इसीलिए आदमी की जिंदगी इतनी उलझी हुई है। अगर आप खाली शरीर होते तो शायद आपकी जिंदगी में इतनी समस्या नहीं होती, लेकिन आदमी आधा शरीर और आधा मन है, साइकोसोमेटिक जैसा मैंने कहा। और आधा शरीर और आधा मन होने के कारण आदमी के अंदर बहुत सारी उथल पुथल, बहुत सारी चीजें चलती हैं, बहुत सारे कहना चाहिए भंवर उठते रहते हैं, विचारों के, भावनाओं के, भावों के, सारी चीजों। और जिस स्वार्थ की बात मैंने इस सत्र के शुरुआत में कही है उसको इसलिए यहां इस चीज से जोड़ रहा हूं कि मैंने कहा कि आदमी आधा मन और आधा शरीर है। इसलिए आपकी जरूरतें और आपके जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, जो मूल्य हैं, वो मशीनों से और दूसरी चीजों से बहुत अलग होंगे। ये दूसरी बात है कि आज बहुत सारे लोग अपने आप को मशीन मानकर ही जीने लगे हैं, लेकिन वास्तव में खाली सुख सुविधाओं के बीच में जीने से ही आपका जीवन शांत और सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका आधा हिस्सा मन का भी है। और इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि इंसान की 3 तलों पर जरूरतें हैं। पहली है शारीरिक स्तर पर जरूरत। शारीरिक स्तर की जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे बुनियादी जरूरत है, पहले व्यक्ति को यह चाहिए, तभी वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। फिर दूसरे स्तर पर आती है मन की जरूरतें। मन की जरूरतें हैं संगीत, अध्ययन, खेलकूद, मनोरंजन, इस तरह की चीजें हैं, ये मन की जरूरतें हैं। फिर तीसरे स्तर पर आती है आत्मा की जरूरत। आत्मा की जरूरत है आध्यात्म और ईश्वर। लेकिन आज दुर्भाग्य ये हो गया है कि 99% आदमी तो तन की जरूरत पर ही खत्म हो जाते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, इसी को जुटाने में वो अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं। इससे आगे भी कोई जिंदगी है उसका उन्हें कोई पता ही नहीं। और इसीलिए इस तरह की ये मानसिक और तमाम तरह की समस्याएं जन्म ले रही हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो थोड़ा सा तन से आगे मन तक जाते हैं और मन की जरूरतों को भी पूरा करते हैं। आत्मा की जरूरत तक तो आज के समय में कोई जाता ही नहीं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि आदमी के जीवन की अलग अलग तल पर अलग अलग आवश्यकताएं हैं। सिर्फ पैसा कमा के, सिर्फ भौतिक संसाधन जोड़ के आप जीवन में परिपूर्णता, शांति और आनंद महसूस नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर अकेलेपन जैसी समस्या है, अगर खुद को अलग थलग कटा हुआ मानकर चल रहे हैं, तो कुछ प्रयोग हैं जीवन में जो हमें करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रकृति से भी जुड़ना पड़ेगा, ईश्वर से भी जुड़ना पड़ेगा। कुछ काम ऐसे हैं जो हमें मन के लिए भी करने पड़ेंगे, क्योंकि अकेलापन बेसिक रूप से मानसिक समस्या है। भौतिक संसाधन जुटा के हम अपने शरीर की तन की जरूरतें तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन मन की जरूरतें अधूरी रह जाती हैं। और जब मन की जरूरतें अधूरी रह जाती हैं, जब व्यक्ति को पैसा ही अकेला नहीं चाहिए, उसको प्रेम भी चाहिए, उसको संबंध भी चाहिए, उसको मित्रता भी चाहिए, उसको और तमाम चीजें चाहिए, और वो मन की जरूरतें हैं, तो उनको भी पूरा करना होगा। अगर हम समझदारी से उनको पूरा करें तो निश्चित तौर पर अकेलेपन जैसी समस्या नहीं होगी। तो हमें ये समझना पड़ेगा, हमें ये अपनी आदत में, अपने जीने के ढंग में इस बात को शामिल करना पड़ेगा कि केवल स्वार्थ के भरोसे चल के काम नहीं चलेगा, केवल भौतिक संसाधन जोड़ के काम नहीं चलेगा। हमें मन के तल पर और कुछ हो सके तो आत्मा के तल पर भी प्रयास करने होंगे, ताकि हम इस तरह की गंभीर मानसिक समस्याओं से बच सकें जो कि इन दिनों महामारी का रूप धारण कर रही हैं। तो सबसे पहले खुद पर ध्यान दें, खुद के विचारों को देखें और समाज के साथ, परिवार के साथ, इस दुनिया के साथ समन्वय स्थापित करने की कोशिश करें। ये दुनिया बहुत अद्भुत है, ये संसार बहुत अनूठा है और आपका जीवन बहुत अनमोल है। इसलिए इसको बहुत समझदारी से और सोच विचार करके उपयोग करने की जरूरत है। तो थोड़ा सा प्रकृति के नजदीक जाएं, थोड़ा सा ईश्वर के नजदीक जाएं, थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी विजडम, थोड़ा सा विवेक अपने अंदर हम विकसित करें, तो निश्चित तौर पर हम अकेलेपन या इसी तरह की जो दूसरी मानसिक समस्याएं हैं उनसे खुद भी बच सकते हैं, अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो
इसी के साथ आज के सत्र को मैं विराम देता हूं और आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे, मस्त रखे और आनंदित रखे। अगले सत्र में फिर आपसे एक नए विषय के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।